जैसा मैं बता रहा था कि मैं यूजुअली हम देखते हैं, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो हम चाहे ग्रास रूट लेवल से देखें या हम इंटर कॉलेज से लेकर नॉर्थ जोन से लेकर या इंटर यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स के भी जो मैं भी जो प्रिपरेशन करने वाले एथलीट्स होते हैं, और आमतौर पे मैं देखता हूँ कि उनको वार्मिंग अप को लेकर थोड़ा सा एक कैजुअल अप्रोच हमेशा से रहता है। तो मुझे लगता है कि वार्मिंग अप को एक साइंटिफिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वार्मिंग अप इज़ ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू एनहांस योर परफॉर्मेंस। जब भी आप ट्रेनिंग सेशन में जाओगे उससे पहले आपको खुद को वार्मिंग अप करना, वो मसल्स को वार्मिंग अप करना, उन जॉइंट्स को वार्मिंग अप करना, ये सारा जो है आपका जो पैटर्न है, वार्मिंग अप पैटर्न है, उसको आपको जानने की ज़रूरत है। तो एक ये भी बड़ा मुझे लगता है कि एक कारण है जिस वजह से आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। समटाइम्स कुछ चीज़ें मैंने ऐसे भी ऑब्जर्व की हैं कि जब हम किसी जैसे अगर हम इवन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे कंट्री के स्पोर्ट्स सिस्टम के बारे में बात करें, तो जब भी हम किसी कंपटीशन में या किसी इवेंट में जो है हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो उस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, इनफ टाइम आपको वार्मिंग अप के लिए नहीं मिल पाता। तो उस लेस टाइम में आप कैसे अपने वार्मिंग अप जो सेशन है उसको कैसे डिज़ाइन करो, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप हम आज हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे, जिसकी वजह से आई नो कि ये एक वन वे इंटरेक्शन है, बट आई होप कि जो ये सारी चीज़ें होंगी, जो थोड़ा बहुत कंटेंट होगा, वो आपको वार्मिंग अप सेशन को डिज़ाइन करने में आपके लिए ज़रूर मददगार होगा। तो अब हम चलते हैं कि वार्मिंग अप बेसिकली क्या है, क्या ऐसा होता है कि जिससे वार्मिंग अप जो आपके लिए ट्रेनिंग सेशंस के दौरान बड़ा ज़रूरी है। और आप अगर एक नॉर्मल डेफिनेशन की तरह समझें इसके, कि वार्मिंग अप इज़ काइंड ऑफ प्रिपरेशन टू कीप आवर बॉडी रेडी फॉर द कंपटीशन और फॉर द ट्रेनिंग सेशन। और ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया, जहाँ आप एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ आप एथलीट को इंश्योर करते हो कि वो अपने परफॉर्मेंस के लिए, या जो आप ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ या शारीरिक गतिविधियां करवाने वाले हों, उसके लिए क्या वो रेडी है या नहीं है, ये इंश्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कोचेज़ और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। ये भी हम कह सकते हैं कि वार्मिंग अप प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। और कई बार ये भी देखा गया है कि वार्मिंग अप जो है वो आपके जो इंजरी का रिस्क है उसको भी कम करने में बहुत मददगार होती है। तो वार्मिंग अप का एक अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे हम बढ़ते हैं कि वार्मिंग अप जो है वो आप कैसे उसके कितने टाइप्स होते हैं, और आपने कुछ चीज़ों को शायद जाना भी होगा, और मैंने उन्हें थोड़ा अलग तरीके से उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करी है। बेसिकली जो वार्मिंग अप है वो आप उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पैसिव वार्मिंग अप एंड सेकंड वन इज एक्टिव वार्मिंग अप। पैसिव वार्मिंग अप जब हम बात करते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द वार्मिंग अप विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो वहाँ हम कहते हैं कि पैसिवली हम खुद को जो है वो टेम्परेचर अपना रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेम्परेचर रेजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वार्मिंग अप का। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टेम्परेचर रेज करने से आपका जो है वो सारी जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो सारा जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन पैसिव वार्मिंग अप टेम्परेचर रेज करने के लिए आपके लिए बड़ी बड़ी मददगार होते हैं। और दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स दी फिजिकल एक्टिविटी, सॉरी, फॉर फॉर रेजिंग योर टेम्परेचर ऑफ कोर टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, तो उस समय हम बात करते हैं कि पैसिव जो है, पैसिवली आप अपने टेम्परेचर को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव वार्मिंग अप। जहां, और एक बात इसमें यह भी जरूरी है नोट करने वाली, कि जिसमें जब भी आप पैसिव वार्मिंग अप की बात करते हैं, तो इट कुड बी यूज्ड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द अनप्लान्ड डिले ड्यूरिंग योर कंपटीशन। कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं खेलने, वेदर कंडीशन ऐसी है कि बारिश हो गई, कुछ हो गया, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो अनप्लान्ड डिले के कारण कई बार जो है वो आप पैसिव वार्मिंग अप की तरफ बढ़ते हो। और सम काइंड ऑफ यू कैन से कि अब ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको पैसिव वार्मिंग अप को बढ़ान, कैसे आप टेम्परेचर को रेज करते हो या कैसे आप पैसिव वार्मिंग अप को यूज करते हो। तो देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस विच यू कैन यूज फॉर रेजिंग योर टेम्परेचर, को टेम्परेचर। तो कई बार आप जो है सोना बात लेके कर सकते हो। सनलाइट जो है वो एक पैसिव वार्मिंग अप का एक अच्छा जरिया होता है। कई बार जो है वो मसाज जो है वो, अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ मसाजिस्ट, या आप कहो कि फिजिकल थेरेपिस्ट के रूप में कई बार आप मसाज को अगर दे पाओ अपने खिलाड़ी को। और आमतौर पे मैं समझता हूँ अगर आपके पास
अगर आप जहाँ पे टीम स्पोर्ट्स की बात नहीं करते, हम सिंगल या डबल, आपके पास दो लोग हैं, एक लोग है, तो उनको आप बेसिकली पैसिव वार्मिंग अप करके भी आपका एक अच्छा आप टेम्परेचर को उनका रेज कर सकते हो, अगर अननेसेसरी या अनप्लान्ड डिले आपके सामने आता है। एक और चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई जॉइंट ऐसा है जिसमें जो अभी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में है या अभी अभी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजर के सही हुआ है, उस दौरान भी पैसिव वार्मिंग अप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जनरली एक बहुत जो फिजिबल भी होता है हम लोगों के लिए, कि अगर हमारा एंकल या हमारा कोई ऐसा जॉइंट या नी जॉइंट अगर हमारा किसी वजह से इंजर्ड हुआ या रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के बाद अब जो है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है, तो उसको हमें जो है वो पैसिवली थोड़ा सा वार्म हीट देने की ज़रूरत होती है। जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाओ तो पैसिवली उसको थोड़ा सा हीट दो, ताकि जो है वो अपने आप में वो जॉइंट जो है वो तैयार रहे उस बर्डन को, जो सॉरी लोड को लेने के लिए रेडी रहे बेसिकली। तो पैसिव वार्मिंग अप इस तरह से भी आप जो है बाहर से ले सकते हो। तो हॉट वाटर, और एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हॉट ड्रिंक्स भी आप कई बार पैसिवली ले सकते हो। लाइक अगर आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपका इवेंट जो है वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर में होने वाला है, जहाँ पे कि बहुत काफ़ी ठंड है या टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, तो उस डिक्लिनेशन ऑफ टेम्परेचर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि हॉट ड्रिंक्स एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि आप अपने इंटरनली आप जो कोर टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा रेज करो, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन एक बात इसमें यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप डायरेक्टली कंपटीशन में इस तरह के हॉट ड्रिंक्स, जैसे हम कहते हैं कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स या हम ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप इन सब चीज़ों को यूज़ करो तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए एक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, कि आप एक्सपेरिमेंटल नहीं होना चाहिए बेसिकली कम्पिटिटिव फेज में। तो आप एथलीट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी एथलीट्स हैं दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ देयर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, या हर तरह का जो उनका मैकेनिज्म है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको हम कहते हैं। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पैसिव जो वार्मिंग अप आप दे रहे हो हॉट ड्रिंक्स के थ्रू, वो हॉट ड्रिंक्स या कैफीन जितनी मात्रा में उसमें है, क्या वो उनकी जो बॉडी है उसके लिए क्या सही तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोई एथलीट्स ऐसा है जिसको कैफीन जो है सूट नहीं करता, और आप डायरेक्टली कंपटीशन फेज में अगर उसको कोल्ड वेदर समझ के पैसिव ड्रिंक के रूप में अगर उसको दे दो, ये आपके लिए थोड़ा सा एक बेसिकली खतरे की घंटी हो सकती है। तो इसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको एथलीट को आदत डालनी पड़ेगी जब भी आप, क्योंकि हम जब सिमुलेशन ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं कि हम पहले वार्मिंग अप, सॉरी पहले हम ट्रेनिंग सेशंस में ही ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि आप मेन कंपटीशन में करने वाले हो। तो वहाँ आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हो जाना चाहिए कि हॉट ड्रिंक्स जो हैं वो किस एथलीट को किस किस अमाउंट में देना चाहिए। और कुछ ऐसे भी आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे ड्रग्स, या हम कहें कि कुछ ऐसी मात्रा कैफीन की जब हमको कैफिनेटेड ड्रिंक्स में मिलती है, तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें डोपिंग का बड़ा रोल होता है। तो डोपिंग से बचने के लिए भी, या ऐसा ना हो जाए कि आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा ना हो जाए, हमेशा आप ट्रेनिंग सेशंस में उसको देते रहो, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, बट you have to keep in your mind when you are giving the hot drinks, or you can say passive warming up to your athletes, कि आपको जो है वो उसके मैकेनिज्म को समझना चाहिए। जब वो सारा मैकेनिज्म आपको मालूम होगा कि उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर एथलीट को ये सूट करता है, देन यू कैन गो फॉर द पैसिव वार्मिंग अप इफेक्टिवली। और इसके अलावा हम जब भी पैसिव वार्मिंग अप के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक्टिव वार्मिंग अप, जहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। पैसिव वार्मिंग अप क्या था, जहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी के बिना अपने टेम्परेचर को रेज करने की बात कर रहे हैं, बट लाइकली हमेशा जो है सबस्टेंशियली एंड इन सम एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिव वार्मिंग अप है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। पैसिव वार्मिंग अप में कुछ ऐसी कंडीशन, जैसे मैंने अनप्लान्ड डिले की बात की, या आपके पास टाइम है इस तरह का आप करना चाहते हो, या वेदर या एनवायरनमेंट आपको इस तरह का कुछ पैसिवली करने के लिए भी मजबूर करता है, तो वहाँ आपको जरूर इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज यू मस्ट गो विद द वार्मिंग अप सेशन, जहाँ पे आपको वो सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपका टेम्परेचर भी रेज हो और आगे भी जो जो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे वो हो। और
हमेशा एक्टिव वार्मिंग अप इंड्यूसेस ग्रेटर इंटरनल चेंजेस लाइक कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस और मेटाबॉलिक चेंजेस। हमेशा जो है वो इंटरनल चेंजेस जो आते हैं वो एक्टिव वार्मिंग अप में इन कंपैरिजन ऑफ पैसिव वार्मिंग अप के जो है वो हमेशा ज़्यादा ग्रेटर जो अमाउंट में आपको या आपको ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं कि वार्मिंग अप जो है वो पहले अगर हम देखें कि वार्मिंग अप करते हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे एथलीट्स कैजुअली लेते हैं कि 2 राउंड कर लिए, 3 राउंड थोड़ा सा दौड़ लिए और वार्मिंग अप जो है वो हमारा पूरा हो गया। बट देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस योर वार्मिंग अप सेशन, कि आपको ये जानना जरूरी है कि हम एग्जैक्टली ट्रेनिंग सेशन या मैच में क्या करने वाले हैं, कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब जानना पड़ेगा। और आज जो एक नए प्रोटोकॉल के रूप में और एक नया जो पैटर्न वार्मिंग अप का जो हमारे साथ चलता है, उसको उसमें भी बड़ा एक जो हम देख रहे हैं कि एक चेंज आया हुआ है, और उस चेंज को हमें और इस सीक्वेंस को हमें समझने की ज़रूरत है कि वार्मिंग अप के दौरान क्या सीक्वेंस बेसिकली होना चाहिए। तो वार्मिंग अप का जो अभी का जो लेटेस्ट जो हम कह सकते हैं कि रिसर्च की फाइंडिंग्स, या हम डॉक्टर यान जेफरी की जो फाइंडिंग्स है, उन्होंने एक प्रोटोकॉल दिया रैम्प करके। तो रैम्प जो है वो बेसिकली रेजिंग योर टेम्परेचर, और यू कैन से मल्टीपल फैक्टर्स को आप रेज करने की कोशिश करते हो। तो रेजिंग जो है वो पहला होगा, ए फॉर एक्टिवेशन, जो कि आप एक्टिवेट करते हो अपनी मसल्स को और अपनी जॉइंट्स को। थर्ड, एम एम फॉर द मोबिलाइजिंग, और यू कैन से मोबिलिटी ऑफ योर जॉइंट्स या की वर्किंग मसल्स जो है उनकी मोबिलिटी को आपको बड़ा करना है, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए एम का यूज किया जाता है। एंड पी फॉर द पोटेंशियल बिल्डिंग, या हम कहते हैं कि पोटेंशिएट करने की कोशिश करते हैं जिन मस्कुलर ग्रुप को हम जो है वो काम में लाने वाले हैं अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान। हेयर आई एम एडिंग रैम्प विद एम, रैम्प एम फॉर रेजिंग, एक्टिवेशन, मोबिलाइजिंग, potentiate, and plus M for me. I'm adding here M for mental focus. Mental focus is also very necessary ड्यूरिंग योर वार्मिंग अप, क्योंकि हम साइकोलॉजी भी एक, क्योंकि हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो हमें मेंटल फोकस को भी वार्मिंग अप में रखने की ज़रूरत होती है। तो रैम्प प्रोटोकॉल से हम जाते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिंग, व्हाट काइंड ऑफ रेजिंग, टेम्परेचर रेजिंग बाय मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, यू कैन से। जब भी हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है वो होता है। हार्ट बीट रेज करना है, पल्स रेट रेज करना है, रेस्पिरेटरी जो भी फंक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी रेट को भी रेज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जब ये होगा तो हमारी फिजियोलॉजी में और भी चेंजेस आते हैं, लाइक ब्लड फ्लो जो है वो भी, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी हमारा जो है तेजी से काम करने लगता है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, या यू कैन से ब्लड फ्लो जो है वो भी आपको रेज करना है। और जॉइंट जो बेसिकली विस्कोसिटी होती है उसको भी हमें को ये सारी चीज़ें, जो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सबको हमको रेज करने की ज़रूरत होती है। तो हाउ वी कैन रेज इट, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप वार्मिंग अप के लिए जाओगे, फर्स्टली यू डोंट हैव टू गो विद हायर इंटेंसिटी वर्कआउट या हायर इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। यू हैव टू कीप इन योर माइंड एज अ कोच कि आपका जो बच्चा है वो शुरुआती दौर में जो है वो अपनी रनिंग एक्टिविटी में इंटेंसिटी को हमेशा कम रखेगा। तो लो इंटेंसिटी रनिंग एक्टिविटी आपको टेम्परेचर को रेज करने के लिए सबसे पहला जो एक पार्ट होगा। उसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, या आप कह सकते हो कि कंट्रोल्ड मल्टीपल मूवमेंट्स जो होते हैं, जो कि मूवमेंट पैटर्न आपको जो आपके गेम में या दूसरे तरह के, आप स्टेपिंग की बात करते हैं, जंपिंग की बात करते हैं, जिग जैग रनिंग की बात करते हैं, तो इस तरह से भी आप अपने जो टेम्परेचर है उसको रेज कर सकते हैं। जंप रोप इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर रेजिंग योर टेम्परेचर। एंड मैं एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और मैं हमेशा उसे यूज़ भी करता हूँ कि रिक्रिएशनल गेम, और यू कैन से सम फन गेम्स यू कैन यूज़ एंड यू कैन इन्वॉल्व इन योर वार्मिंग अप सेशन। क्योंकि जब आपके पास, इससे एक फ़ायदा ये भी होता है, फन गेम से अगर आप टेम्परेचर को रेज करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे जो एक मोनोटोनस जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है उससे भी आप बचते हो। और फन गेम्स या रिक्रिएशनल गेम हमेशा जो है वो एंटरटेन करता है जो बच्चों को, तो वो उस चीज़ को वहाँ पे जो है एक तरह से टायरसम भी नहीं होते, और खेल खेल में जो है वो उनका टेम्परेचर रेज हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज होता है कि वार्मिंग अप के दौरान आप फन गेम्स को भी इंक्लूड करिए, ताकि उसका टेम्परेचर या जो पल्स रेट है या रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड फ्लो है, वो जितने भी फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म हमारा है वो अच्छे से जो है वो रेज कर पाए। और पहला जो हमारा प्रोटोकॉल का पहला जो रेजिंग वाला जो पार्ट है,
वो हमारा आसानी से पूरा हो जाए। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं एक्टिवेशन ऑफ मसल्स एंड जॉइंट। अब जो मसल्स और जॉइंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो कौन कौन से मसल्स की बात कर रहे हैं, कौन सी जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने कहा कि दो तरह के एक्टिव एंड पैसिव हम जब बात कर रहे थे, तो वहाँ पे एक्टिव के अंदर जो है वो हमारे पास दो तरह के फिर से बेसिकली हमारे पास वार्मिंग अप के टाइप्स हमको मिलते हैं, जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं जनरल वार्मिंग अप एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। तो जनरल वार्मिंग अप के दौरान जहाँ पे हम की पूरी तरह से हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो होल बॉडी की जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इन जनरल वार्मिंग अप हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ काइंड ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी, जहाँ पे कि हम सारे एथलीट्स को एक साथ, अगर हमारे पास ग्रुप पूरा ग्रुप है, वहाँ पे हम सारे लोगों को एक साथ जो है वो वार्मिंग अप उनका करा सकते हैं। तो हम नॉर्मल लो इंटेंसिटी रनिंग एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो इट इंड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्टिवेट करना है अगर आपको मसल्स और जॉइंट को, तो जनरली आप जो है जनरल में आप क्या कर रहे हो, होल बॉडी जो मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स है या जॉइंट्स हैं या सारी जो जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, उनको जो है हम एक तरह से तैयार कर रहे हैं वर्कआउट के लिए। तो उसके साथ साथ जब स्पेसिफिक के ऊपर आप जाते हो, तो स्पेसिफिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि विशिष्ट के रूप से हमें जाना है, विशिष्टता के सिद्धांत से हमें जाना है। इट मीन्स कि हम कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक जॉइंट्स हैं या जो स्पेसिफिक मसल्स हैं, वी हैव टू फोकस ऑन दैट मसल्स एंड जॉइंट्स। तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि स्पेसिफिक जॉइंट्स कौन से हैं। लाइक इफ़ वी आर गोइंग फॉर दी क्रिकेट ट्रेनिंग सेशन, तो क्रिकेट ट्रेनिंग सेशन में जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क के लोग हैं। जैसे हम कहते हैं कि बॉलर है या बैट्समैन है, तो बॉलर और बैट्समैन दोनों के जो है वो जॉइंट्स हो सकता है कि स्पेसिफिकली ज़्यादा जो टारगेट करेगा, तो उनको एक्टिवेट करने की जैसे ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक अगर हम कहें कि अगर बॉलर को अगर हमें ट्रेन करना है आज, और हम उसके बॉलिंग्स के कुछ सेशन लगा रहे हैं, तो उस सेशन से पहले हम जब वार्मिंग अप को डिज़ाइन करेंगे, तो वहाँ पे हमें शोल्डर से लेकर अपने फोरआर्म से लेकर अपने रिस्ट जॉइंट में जो भी हमारा इनको जो है हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो इन्हीं में आपको बॉल करते समय जो असर पड़ने वाला है। उसके अलावा ये भी एक बात ध्यान देने वाली है कि पेरिफेरली जो चीज़ें हैं, पेरिफेरल जो मसल्स या टिश्यूज़ हैं, उनको भी वार्मिंग अप करने की ज़रूरत है। तो जनरल वार्मिंग अप इसलिए हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलर को सिर्फ हाथ का जो है मूवमेंट करना है, उसके अलावा और कुछ, क्योंकि पैरों का बड़ा रोल है, जॉइंट्स का, एंकल का बड़ा रोल है। आप देखो तो बैक की मसल्स का रोल है जब वो कॉयल पोजीशन में आता है, या जब हम कहते हैं कि लैंडिंग करता है, तो उस समय नी जॉइंट्स का बड़ा रोल होता है। तो इन सब को भी पेरिफेरली आपको वार्मिंग अप करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से स्पेसिफिक वार्मिंग अप जो है वो आप नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से भी उन खिलाड़ियों को दे सकते हो। तो इट इज़ जैसे हम कह रहे थे ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हम जनरल में कह रहे थे, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हम एक तरह से स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के ऊपर जाते हैं, कि जहाँ पे जिसका जो काम है, जिसका जो नेचर ऑफ वर्क जिसका जैसा रहेगा, उस तरह से हम उसको, उसके वार्मिंग अप को उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं एज अ कोच। इसके अलावा आप जो है वो जंपिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एक्टिवेशन के लिए। दूसरा मैंने कहा बाउंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो सारी एबीसी एक्सरसाइज जो हम फंडामेंटल एक्सरसाइजेस जैसे हम कहते हैं कि जंपिंग, हॉपिंग, बाउंडिंग, हिप हॉप, और ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, हनुमान जंप्स जो हैं, तो ये सारे जो एबीसी एक्सरसाइजेज, फंडामेंटल एक्सरसाइजेज आपके पास होती हैं, ये आपके मसल्स को, जॉइंट्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। सो फॉर एक्टिवेशन ऑफ मसल्स यू कैन यूज़ द जंपिंग, यू कैन यूज़ बाउंडिंग, हिप हॉप एंड जंप रोप्स, और बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, इन फंडामेंटल एक्सरसाइज से एक्टिवेशन ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स जो आपका बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके बाद जो थर्ड जो प्रोटोकॉल, रैम प्रोटोकॉल का तीसरा जो पार्ट आता है, रेजिंग, एक्टिवेशन एंड मोबिलाइजिंग। तो मोबिलाइजिंग या मोबिलिटी ऑफ द की वर्किंग मसल्स, अब उनको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो विस्कस जो रेजिस्टेंस आपको मिलता है, उस विस्कस रेजिस्टेंस को दूर करने की ज़रूरत है। तो देयर शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वार्मिंग अप सेशन, दैट इज स्ट्रेचिंग।
तो स्ट्रेचिंग जो है वो भी आपको बड़ा सोच समझ के, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेचिंग को एक तरह से आपको डिज़ाइन करना चाहिए कि कौन सी किस टाइप की स्ट्रेचिंग। यू नो यू हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। फर्स्ट वन यू कैन से द स्टैटिक स्ट्रेचिंग एंड डायनेमिक स्ट्रेचिंग। तो वार्मिंग अप के दौरान आपको ये दो ध्यान में बात में रखनी होंगी कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराने की ज़रूरत है, या आपको यू नीड टू डू डायनेमिक स्ट्रेचिंग। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग आप कब करोगे और स्टैटिक स्ट्रेचिंग आप कब करोगे, ये हम थोड़ा इसके बाद जो हम फैक्टर्स हैं उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम जो है अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारा जो मोबिलाइजेशन है, जो मैं कह रहा हूँ कि विस्कस रेजिस्टेंस जो हमें मिलने वाला है जॉइंट्स से, उसको हम कहीं ना कहीं जो है वो दरकिनार करते हैं, जिससे कि हमारा मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली हो पाए। एंड लास्ट वन वी हैव जो रेम डॉक्टर रियान जेफरी के द्वारा जो प्रोटोकॉल दिया गया, जिसमें कि पी फॉर पोटेंशिएट। अब पोटेंशियल डेवलप करना है, क्योंकि हमें मैच करना है जो हम ट्रेनिंग सेशन में करने वाले हैं उस इंटेंसिटी, या उस कह सकते हैं कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना है कि जो पोटेंशियल है वो किन वर्किंग मसल्स को देने की ज़रूरत है, या हमें उस इंटेंसिटी को मैच कर, पूरी तरह से 100% मैच नहीं हो सकती, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या रेपिटेशन बहुत लिमिटेड करके हम पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं। लाइक वी कैन यूज द प्लायोमेट्रिक जंप्स। जैसे हम प्लायोमेट्रिक वेरिएशंस की बात करते हैं, तो प्लायोमेट्रिक वेरिएशन करने से आपका पोटेंशियल बिल्डिंग हो सकता है। स्प्रिंटिंग हम कर लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करते ट्रेनिंग, क्योंकि हम जानते हैं वार्मिंग अप जो है वो आपका छोटा होता है, ट्रेनिंग सेशन से हमेशा कम होता है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बॉडी को रेडी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली ट्रेनिंग सेशन के लिए या कंपटीशन के लिए, जिस समय मैच होने वाला है उससे पहले वार्मिंग अप का टाइम जितना होता है उसमें हमें ये सब चीज़ें करनी है। तो ये बात ध्यान देनी होती है कि वॉल्यूम शुड बी लेस एंड यू कैन से द इंटेंसिटी शुड बी हाई। इंटेंसिटी अगर हाई होगी, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान है, अगर इंटेंसिटी हाई है तो इट शुड बी फटीगलेस होनी चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। टायर्ड सम अगर होने लगा तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो आप सीख के आए हो, जो आपका एडेप्टेशन प्रोसेस है, वो प्रॉपरली जो है वो एक सेट पैटर्न में सही टाइम पे आप जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कंपटीशन के दौरान। तो एजिलिटी ड्रिल्स आप यूज़ कर लेते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हो कि नेचर ऑफ वर्क जो है अलग अलग है, अगर हम फुटबॉल की बात करें, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस इन फुटबॉल। लाइक अगर हम कहें कि गोलकीपर की अगर हम बात करें, तो गोलकीपर को स्प्रिंट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक आध स्प्रिंट कराने के बाद उसको एजिलिटी ड्रिल्स कराओगे, तो एजिलिटी ड्रिल्स जो है वो उसके कंपटीशन या उसके ट्रेनिंग सेशन में जो वो सीखने वाला है रिएक्शन टाइम को लेके, उसमें जो है वो उस फैक्टर को मैच करेगी, और वो जो है वो ज़्यादा फायदेमंद आपको होगी। तो एजिलिटी ड्रिल जो भी आपका पोटेंशियल बिल्डिंग होता है। एक बात और ध्यान देना है आपको हमेशा कि जितनी भी, जैसे यहाँ पे हम स्प्रिंट्स की बात कर रहे हैं, यू कैन डेवलप योर पोटेंशिएट, या हम जब हम वार्मिंग अप सेशन में जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यू कैन यूज़ द रेजिस्टेंस बैंड। और रेजिस्टेंस बैंड अगर आपके पास होंगे और वो रजिस्ट करेंगे आपको स्प्रिंट करते समय, तो वो भी आपके जो है वो मसल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, और उससे आपका जो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रेडी रहेगा आगे आने वाली एक्टिविटी के लिए। उसके अलावा पोटेंशियल बिल्डिंग में आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, जो कि आज के टाइम पे एक तरह के लेटेस्ट अगर हम बात करें, हम वी कैन यूज़ द इक्विपमेंट्स। क्योंकि अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हम अगर हॉकी की बात अगर मैं करूं, तो हॉकी के साथ अगर आप उन मूवमेंट्स को करना स्टार्ट करो जो कि आपको ट्रेनिंग सेशन में करना है, लाइक इफ़ वी आर गोइंग फॉर द स्लैप शॉट टुडे, तो स्लैप शॉट में जो भी मसल्स यूज होनी है उन सारी मसल्स को आप यूज करो अपने ट्रेनिंग सेशन उसमें, वार्मिंग अप में। तो पोटेंशियल बिल्डिंग जो है वो आपके स्पेसिफिक जो वर्क होगा उसके हिसाब से भी हो जाएगी, और साथ ही साथ जितने भी मूवमेंट्स जो स्लैप शॉट में यूज होते हैं, जितने भी मस्कुलर ग्रुप्स यूज होते हैं, वो सारे जो है वो डायरेक्टली एंड पेरिफेरली आपके जो है वो वार्म अप हो जाएंगे, और उससे आपका जो ट्रेनिंग सेशन या कम जब आप सीखने के लिए जाओगे, तो उस समय आपके लिए एकदम आप रेडी रहोगे। उसके अलावा एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द शॉर्ट पट, तो शॉर्ट पट में पोटेंशियल बिल्डिंग कैसे होती है, हम देखते हैं कि हमारे
जब शॉर्ट पट के लिए हम ट्रेनिंग सेशन करते हैं तो वहाँ पे अगर हम पटिंग करने जा रहे हैं तो उस वक्त हम डिगिंग करने की कोशिश करते हैं। तो डिगिंग जो है वो कई बार ये भी देखा जाता है कि वेट जो है वो आपका जो शॉर्ट पट का ओरिजिनल वेट है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट है, उस वेट से ना करते हुए हम कम वेट का यूज़ करके, ताकि हमारे जो रिस्क ऑफ इंजरी है, क्योंकि अभी हम वार्मिंग अप कर रहे हैं, अभी जब हम कर जाएंगे तो उसके बाद हम उस वेट को बियर कर सकते हैं अगर हमारी मसल्स ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया है। अदरवाइज वी हैव टू गो विद द लेसर वेट, जो कि आपका स्टैंडर्डाइज्ड वेट है उससे कम होना चाहिए, तो उससे भी आपका पोटेंशियल बिल्डिंग आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। और अगर हम छोटे इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉकी, तो हॉकी तो इतना ज़्यादा भारी नहीं है जिससे हमको इंजरी के चांसेस हों, तो उसको हम जो है प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं इक्विपमेंट में के रूप में। अगर हम ड्रिल्स वहाँ पे वार्मिंग अप ड्रिल्स अगर हम कर रहे हैं, विदाउट बॉल भी कर सकते हैं, उन एक्शंस को कर सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं। अगर हम ड्रैग फ्लिकिंग की ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं तो ड्रैग फ्लिक का जो है विदाउट बॉल आप जो है उस वो एक्शन कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉपरली मूवमेंट जो है वो हो पाए। उसके अलावा मेंटल फोकस, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रैम प्रोटोकॉल में एक और मैंने ऐड किया मेंटल फोकस, तो मेंटल फोकस और मेंटल प्रिपरेशन इज आल्सो वेरी प्ले वेरी वाइटल रोल इन द वार्मिंग अप सेशन, जहाँ पे हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि फोकस जो है वो कंपटीशन फेज से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये भी कहा जाए कि जब भी हम इससे पहले की जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे या हम पैसिव वार्मिंग अप के भी बारे में बात करें अगर, तो वहाँ भी बेसिकली हम ये समझते हैं कि साइकोलॉजिकल जो फोकस है या साइकोलॉजिकल जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है, वो ये सारे जितने भी हम रेजिंग की बात करें, एक्टिवेशन की बात करें, मोबिलाइजिंग की बात करें, पोटेंशियल बिल्डिंग की बात करें, और या हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो एक्सटर्नल जो मॉडलिटी हम यूज़ कर रहे थे पैसिव वार्मिंग अप के रूप में, वहाँ से भी हमको एक साइकोलॉजिकल जो है पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जिससे कि हम इजीली फोकस कर सकते हैं और पॉजिटिवली और बहुत स्ट्रांगली हम ये समझते हैं कि हम ये काम आज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वो पैसिव वार्मिंग अप नहीं है, हम वार्मिंग अप के बिना चले गए, तो वहाँ पे हमेशा हम नेगेटिव अप्रोच के साथ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सो मेंटल फोकस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर प्लानिंग योर ट्रेनिंग सेशन। और कंपटीशन फेज में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ तो मेंटल फोकस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप कह सकते हैं कि मेंटल फोकस वहाँ पे कैसे काम कर रहा है कि इफ़ यू आर अगर आपने वार्मिंग अप जो है इस तरह से एक्टिव वार्मिंग अप आप कर चुके हो, और एक्टिव वार्मिंग अप करने के बाद जो है वो आप ठीक मैच के 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले पैप टॉक के आसपास आसपास जो है वो अगर आप एक मेंटल फोकस के लिए छोटा सा 30 सेकंड का ब्रेक ले लें और आंखें बंद करके उन्हें थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें, तो कई बार जो है वो मेंटल फोकस इस तरह की प्रिपरेशन भी आप वार्मिंग अप में जोड़ सकते हो। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, आगे भी इसके बारे में बात करते हैं। अब हम कुछ प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि वार्मिंग अप इज अ प्रोसीजर टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द फिजिकल एक्टिविटी और फॉर द कंपटीशन और द इवेंट, जहाँ पे कि हम स्ट्रेनियस एक्टिविटी करने वाले हैं। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए डायरेक्टली उस स्ट्रेस पे ना जाते हुए हम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली स्टेप उसको जो है वो हम अपने वार्मिंग अप सेशन को ऐसे डिजाइन करते हैं। तो इट शुड बी इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। और दूसरा, हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में आप करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा कि सीक्वेंस क्या है, रेजिंग, दूसरा मैंने कहा ए फॉर एक्टिवेशन, मोबिलाइजिंग एंड पोटेंशियल, एंड मेंटल फोकस अगर आप इवेंट में जा रहे हो तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा जो आपका वार्मिंग अप है वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि देयर शुड बी वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइजेस, देयर शुड बी वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर वैरायटी होगी तो एक तरह का जो हम मेंटल फोकस वाली बात कर रहे थे वहां पे वो उसको बर्डन की तरह नहीं लेगा। और एथलीट, जैसे मैंने कहा, फन गेम्स आप यूज करो, या आप अगर कुछ ऐसे वार्मिंग अप के लिए आप अगर कोई ऐसे स्टेशंस डिजाइन कर रहे हैं तो वो भी इस तरह के हों कि उनको मजा भी आए, उन्हें एक तरह से उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आए, और उनका टेम्परेचर भी रेज हो, एक्टिवेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स भी हो, मोबिलाइजिंग भी हो, और सब कुछ बेसिकली वो पूरी तरह से एक तरह से होल हम होलसम डेवलपमेंट हम कहें वार्मिंग अप से। तो वहां पे मोनोटोनस की बात आपको ध्यान रखनी है कि इट शुड नॉट बी मोनोटोनस एंड टायरसम। फटीगलेस होना चाहिए। थकान ज़्यादा होगी तो आप क्या परफॉर्म करने जाओगे, ये बड़ा आमतौर पे देखा जाता है। कई बार हम वार्मिंग अप इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि जो मेन इवेंट है या जो मेन ट्रेनिंग सेशन है उसमें हम इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये भी एक आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
इसके अलावा गेम जो स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं, या हम कहें कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द गेम रिलेटेड ट्रेनिंग या गेम रिलेटेड वार्मिंग अप भी हम कह सकते हैं, कि स्टार्ट विद द गेम रिलेटेड वार्मिंग अप। जो स्पेसिफिक मूवमेंट आप करने वाले हो, जैसे मैंने कहा कि आप बॉलिंग करने वाले हो, तो आप कंधे को जो है वो आप उन मूवमेंट को ज़्यादा करो, आप थेरा बैंड से जो है वो उस तरह का मूवमेंट करो। अगर आप बैट्समैन हो तो आप उस तरह के मूवमेंट ज़्यादा करो, एल्बो जॉइंट्स के जो है मूवमेंट्स अच्छे से करो। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि स्लैप शॉट की बात कर रहे हो, ड्रैग फेक की बात कर रहे हो, तो ऐसे मूवमेंट करो जो कि आपके उस पर्टिकुलर मूवमेंट को करते समय जिन भी मस्कुलर ग्रुप को आप इन्वॉल्व करने वाले हो, उन सबको बेसिकली आप इन्वॉल्व करो, ताकि वो सारी मसल्स आपके लिए रेडी रहें जब आप ट्रेनिंग सेशन कराओ, तो योर एथलीट विल टेक पार्ट वेरी इफेक्टिवली दैट टाइम। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। समथिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड फर्दर, दैट वार्मिंग अप जब भी आप करोगे तो इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल रादर विद द ग्रुप डिज़ाइन। क्योंकि अगर हम, जैसे मैंने कहा, जनरल वार्मिंग अप में तो आप ग्रुप के साथ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कम एथलीट्स हैं, या आपके पास ट्रेनर ज़्यादा हैं, या आपके पास असिस्टेंट्स ज़्यादा है, तो उस समय आप जो है वो अगर स्पेसिफिक वार्मिंग अप को ज़्यादा तवज्जो दो तो ज़्यादा बेहतर है। और हर एक को सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, आप एज ए कोच और एज ए पीईटी, क्योंकि वही सुपरविजन जो है वो आपके एथलीट को आगे लेके जाता है। कई बार हमने ये देखा है कि बहुत कैजुअल अप्रोच के कारण ही जो एक हम जिसे हम एक लंबी रेस का घोड़ा समझते थे, वो एथलीट जो है वो एक टैलेंटेड एथलीट जो है वो पहले ही हमें एक तरह से उसकी परफॉर्मेंस में स्टेगनेशन हमको दिखाई देता है। तो उस स्टेगनेशन को हटाने के लिए, या उस वो इस तरह के जो बैरियर्स हैं उनको फेस ही ना करें, तो उसके लिए हमें जो है वो वार्मिंग अप की इम्पोर्टेंस एथलीट को बताने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कोचेज एंड पीटीज जो हमारे होते हैं। तो ग्रास रूट लेवल से ही आप ये समझिए कि वार्मिंग अप के जो फायदे हैं, वार्मिंग अप का जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझा के रखिए, ताकि एथलीट जो है वो हमेशा, जब भी अगर आपके सुपरविजन में नहीं भी है, तो भी जो है वो फिजिकल वर्कआउट करने से पहले खुद को वार्मिंग अप करे, और इस सीक्वेंस से करे जिससे कि वो बेहतर फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस को मिले, बेहतर साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस को मिले। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल फंक्शन मैकेनिज्म के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। हेयर शुड बी, यू नो दैट, जब भी हम ग्रुप एक्टिविटी या हम कहते हैं कि टीम गेम्स के बारे में बात करते हैं, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, ये सारे, ये कबड्डी, जितने भी हम टीम एफर्ट जहाँ पे लगता है उसकी बात करते हैं, तो देयर विल बी, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स ऑफ एथलीट्स, जहाँ पे कि आपके पास एथलीट्स के अलग अलग तरह, तो अलग अलग तरह के रोल हैं। जैसे माना मैं कहूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी मेरे पास हॉकी के फील्ड हॉकी में है जो कि मुझे स्कोर करके देता है, और मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो फॉरवर्ड लाइन में खेले, और उसको रश करने की जरूरत ना हो, तो उसे सिर्फ जरूरत है बॉल के साथ तेजी से दौड़ना। तो वार्मिंग अप के दौरान भी आप उसको यही तरह की प्रैक्टिस करवाइए कि वो स्प्रिंट करे विद बॉल, और जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो। उसके अलावा दूसरे, अगर माना मैं हाफ लाइन की बात करूं, तो हाफ लाइन में कोई ऐसा एथलीट है जिसको आप, कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको स्प्रिंट भी करना है और वापस उसको अपनी टीम को डिफेंड भी करना है, तो वहां पे वार्मिंग अप के दौरान आप ये कर सकते हो कि यू हैव टू इन्वॉल्व दैट एथलीट फॉर द स्प्रिंट, फॉर हाई इंटेंसिव स्प्रिंट, और देन कम बैक फॉर द डिफेंस। तो ये जो एक तरह से जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो ये प्रैक्टिस आपका जो है वो डायरेक्ट रिलेट करेगा आपके जो इवेंट में जो काम आने वाला है, मैच से पहले जो है वो काम आने वाला है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको प्रोसीजर में ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा कि वो माइल्ड स्वेट होना चाहिए उस फिजिकल एक्टिविटी से। इट मीन्स कि फटीगलेस होना चाहिए। अगर थकान पहले हो जाएगी तो वो ट्रेनिंग सेशन या कंपटीशन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आगे हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वार्मिंग अप। फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि वार्मिंग अप को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो स्पोर्ट्स कल्चर है या हमारे कंट्री का जो सिस्टम है अभी स्पोर्ट्स का वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, मैं ये समझता हूँ, सॉरी टू से। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आप नॉर्थ जोन या वेस्ट जोन या इंटर कॉलेजिएट या इंटर यूनिवर्सिटी तक के टूर्नामेंट्स या नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स, SGFI टूर्नामेंट्स में भी अगर आप ये देखो, तो ऑर्गेनाइजर्स को वार्मिंग अप सेशन के टाइमिंग को
जो है समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो वार्मिंग अप के टाइम को सेट करके नहीं रखेंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर हमको मिलना चाहिए वार्मिंग अप के लिए। वैसे तो 1 घंटा होना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर हमारे पास आधा घंटा है तो उसमें हम फिर भी मैनेज कर सकते हैं अपने ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वार्मिंग अप को। लेकिन हमारे पास मोस्टली होता क्या है, 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, कोई टीम खेल रही है और तुरंत जाके हमें स्टार्ट करना है, अंपायर विसिल करने लगते हैं कि जल्दी खेलने के लिए आए। तो हमने भी ये सारी चीज़ें फेस की, और मैं समझ रहा हूँ कि आज भी इस तरह से अगर कुछ ऑर्गेनाइजर्स को थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वार्मिंग अप के लिए भी अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप जो टूर्नामेंट करा रहे हो उसका जो आउटकम है बेसिकली वो बहुत सारी इंजरीज के साथ होने वाला है। तो वो नेगेटिव आउटकम ना हो, इस वजह से और एज ए ऑर्गेनाइजर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि enough and sufficient time you have to give for the team for their warming up session बेहतर तरीके से होगा, then only you can go for your training session, then only you can go for your competition or you can say match। तो उस मैच में हाईली जब इंटेंसिव मूवमेंट्स होने वाले हैं और आप अगर इनफ सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे हो वार्मिंग अप के लिए, तो ये बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स लेके आएंगी, नेगेटिव आउटकम लेके आएंगी। लाइक हम कह रहे हैं कि इंजरी जो है वो सबसे बड़ा एक वो होता है जहाँ पे कि एथलीट जो है वो इंजर्ड हो गया और बहुत अच्छा टैलेंट था जो एक लंबे दौर के लिए आपके साथ जुड़े रहने वाला था और आप भी अपनी टीम में उसको लेके जाने वाले थे, लेकिन कुछ इन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस के कारण, आपके प्रॉपर वार्मिंग अप ना होने के कारण जो है वो वहाँ पे इंजर्ड हो गया और अपना प्रॉपर जो 100% जो इफेक्टिव तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकता था मैच में वो नहीं कर पाता और आगे भी उसका फ्यूचर जो है वो एक तरह से स्टेगनेट हो जाता है। तो एज ए ऑर्गेनाइजर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो फैक्टर्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वन इज़ फेज ऑफ ट्रेनिंग। फेज ऑफ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेज ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कौन सा फेज आप कर रहे हो। इट मीन्स कि वो कंपटीशन फेज है या वो ट्रेनिंग फेज है, प्रिपरेटरी फेज है। अगर आप प्रिपरेटरी फेज में जाने वाले हो तो इट मीन्स कि आपके पास सर्टेन टाइम नहीं है। हाँ, ये है कि आप एज ए कोच उसको सर्टेन कर सकते हो अपने ट्रेनिंग सेशन को कि आज हम 1 घंटे करने वाले हैं, 2 घंटे करने वाले हैं, आधा घंटा करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका फेज जो है वो कंपटीशन फेज है और कंपटीशन फेज बेसिकली आपके पास फिक्स है। अगर हम हॉकी की बात करें तो हमारे पास 15 मिनट्स के 4 क्वार्टर हैं विद 2 ब्रेक्स एंड विद 1 इंटरवल। तो उस तरह से हमको वार्मिंग अप डिज़ाइन करने की जरूरत है। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे 45 के 2 हाफ हैं, बीच में हमारे पास रिकवरी के लिए थोड़ा सा सफिशिएंट रिकवरी के लिए हमारे पास हाफ टाइम में हमको टाइम मिल जाता है, तो वहाँ पे अलग तरह की चीज़ है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है एज ए कोच कि फेज ऑफ जो ट्रेनिंग है वो क्या है। यू आर इन प्रिपरेटरी फेज और यू आर इन कंपटीशन फेज। अगर कंपटीशन फेज में हो, फिक्स्ड आपके पास ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग सेशन जो है वो अगर आपके पास फिक्स है तो आप प्रॉपर 1 घंटे के लिए कितना वार्मिंग अप आपको ज़रूरत है। क्योंकि मैच में जाने वाले हो, इट मीन्स कि यू हैव टू पार्टिसिपेट विद 100% ऑफ एफर्ट। तो एफर्ट 100% एफर्ट जब लगेंगे तो इट मीन्स कि आपको जो है वार्मिंग अप जो है वो पूरी तरह से ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्ट्रेचिंग के बारे में। जैसे मैं बात कर रहा था कि यू हैव टू काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, टू टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक स्ट्रेचिंग एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अगर आपके पास ट्रेनिंग कंपटीशन फेज के दौरान इनफ टाइम है, इफ़ यू हैव 1 आवर बिफोर द मैच, अगर आपके पास बिफोर द मैच 1 आवर है तो 1 आवर में आप जो है वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग को इंक्लूड कर सकते हो कि आप शुरुआत में स्टैटिक स्ट्रेचिंग करिए। आप पार्टनर की मदद ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप टीम स्पोर्ट्स के साथ नहीं हो, लाइक अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हो तो बैडमिंटन प्लेयर को आसानी से आप जो है वो पैसिवली एक विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर आप पीएनएफ भी करा सकते हो, जिसे हम प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन कहते हैं। उसके अलावा और भी जो फ्लेक्सिबिलिटी या स्टैटिक स्ट्रेचिंग के जो पार्ट हैं उनको आप दे सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने से हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है, जो बोन्स होते हैं वो भी उसका भी स्ट्रॉन्गर नहीं होती। तो इसको भी आपको एडिक्वेट और एक सही उसमें रखने की ज़रूरत है कि आप जो प्रेशर करो, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दो, तो वो स्ट्रेचिंग भी आप एडिक्वेट मैनर में दो। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो इनफ टाइम नहीं होने इट मीन्स कि आपके पास सिर्फ आधा घंटा है या 20 मिनट हैं, तो यू हैव टू गो विद
डायनेमिक स्ट्रेचिंग और यू कैन से डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग से क्या होगा, डायनेमिक स्ट्रेचिंग जब आप करोगे तो वहाँ पे आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं। आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग भी करिए और डायनेमिक एक्सरसाइजेस भी करिए। दोनों चीज़ों से आपका जो रैम्प प्रोटोकॉल था वो आप आसानी से पूरा कर लोगे। डायनेमिक एक्सरसाइजेस से आपका जो है रेजिंग हो जाएगा, आपका टेम्परेचर रेज होगा, हार्ट रेट रेज हो जाएगा, आपका जो हम कह रहे थे कि सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स है वो भी बेहतर हो जाएगा, दूसरे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं वो भी अच्छे होंगे। उसके साथ साथ आप जब डायनेमिक स्ट्रेचिंग करेंगे तो वहाँ पे मोबिलाइजिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगी। तो डायनेमिक होने से आपका टेम्परेचर भी रेज होगा, डायनेमिक होने से आपका स्ट्रेचिंग भी आप कर रहे हो स्ट्रेचिंग के थ्रू, डायनेमिक स्ट्रेचिंग के थ्रू, तो यहाँ पे आपका रैम प्रोटोकॉल जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर आप कुछ रेजिस्टिव बैंड्स के साथ अगर आप ट्रेनिंग करो तो वहाँ पे डायनेमिक एक्सरसाइजेस के दौरान अगर आप रेजिस्टिव बैंड्स का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे पोटेंशियल का जो प्रोटोकॉल है वो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो आपके पास इनफ टाइम नहीं है, यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर वार्मिंग अप, देन यू हैव टू गो विद द डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक स्ट्रेचिंग। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि सेट लोड पैरामीटर्स ऑफ द ट्रेनिंग सेशन और द यू कैन से द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। आप सिर्फ सबसे ज़्यादा कंसीडर जो करते हो इंटेंसिटी और वॉल्यूम को करते हो, तो इंटेंसिटी अगर बहुत हायर होने वाली है इट मीन्स अगर हम हॉकी की बात करें, फील्ड हॉकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव एफर्ट्स के साथ खेले जाने वाला खेल है, तो उस समय हम जो है वो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। और अगर आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, लाइक हम अगर लॉन्ग रेसर्स की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स की बात करें, तो वहाँ पे हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे किसी भी तरह का, क्योंकि जो हम स्लो पेस में जब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम ऑलरेडी हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे रेज होता है, तो हम खुद को कवर कर लेते हैं उस तरह से। ये जो रैम प्रोटोकॉल है बेसिकली वो वहाँ कवर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर आप एक्सप्लोजिव एफर्ट्स के साथ हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग करने वाले हो और वॉल्यूम जहाँ कम होगा तो वहाँ आपको हमेशा डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है, जो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देगी मैच के दौरान। So set load parameters are also as a factors which can influence your warming up. उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, surface of the surface of you can say the surface where you are going to train your athlete. Like अगर हम कहें कि अगर हम फील्ड हॉकी की बात करें जहाँ पे कि एस्ट्रो टर्फ या सिंथेटिक टर्फ की हम बात करते हैं, तो सिंथेटिक टर्फ में जब हम खेलने जाने वाले हैं तो वहाँ पे जो एक जर्की मूवमेंट आपके उस बेसिकली जो आपके शूज़ और जो सरफेस है उसके बीच जो फ्रिक्शन होने वाला है, उन उसको बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, वो उस इम्पैक्ट को झेलने के लिए रेडी रहें। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसी सरफेस में वार्मिंग अप करने से हमको एक एडवांटेज ये होता है। तो आप इसको चाहे तो इट इज़ ऑल्सो यू कैन टेक लाइक अ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के रूप में आप उसी एनवायरनमेंट में उनको वार्मिंग अप करा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो सराउंडिंग है, जो एथलीट हो सकता है आप उस मैदान में पहली बार खेलने आए हो और वार्मिंग अप के दौरान आपका ओरिएंटेशन भी आपकी बेहतर तरीके से हो सकती है। तो एक तरह से सरफेस जहां आप ट्रेन कर रहे हो, वेयर द कंपटीशन हैज़ टू बी डन, वहाँ पे भी आपको एक इम्पॉर्टेंट एक सरफेस के रूप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको दिखाई देता है। Nature of the workout is also important. Nature of the workout, like what kind of fitness component we want to develop in our training session. तो अगर हम स्पीड के ऊपर जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि स्पीड को बढ़ाने से पहले हमें कुछ स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो वार्मिंग अप में भी अगर आप कुछ स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करो, जंपिंग करो, वन लेग हॉप करो, बोथ लेग हॉपिंग करो, उसके बाद जो है वो स्प्रिंटिंग या स्पीड के जो है एफर्ट्स को करो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। या अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सेशन कर रहे हैं, तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सेशन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को रेज करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू रेज आर टेम्परेचर वेरी मच, बट हमें कुछ ऐसे जैसे जो रैम प्रोटोकॉल में आपको ये भी बात ध्यान देनी है कि नेचर ऑफ वर्कआउट क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी का सेशन है तो फ्लेक्सिबिलिटी के सेशन में आप नॉर्मल स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, डायनेमिक स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। उसके अलावा जो है मोबिलाइजिंग के लिए आप हम स्ट्रेचिंग कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक्टिवेशन के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज, होल बॉडी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो जो एक बेसिकली हम जिसके लिए जाने वाले हैं और जो मेन कोर्स जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना है वो साबित हो। अननेसेसरी हमें अपने जो एफर्ट्स हैं उनको जाया नहीं करना, उनको वेस्ट नहीं करना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है कि नेचर ऑफ द वर्कआउट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
अगर हम बॉलर की बात करें, नेचर है आज हमें बॉलिंग करने या हम फील्डिंग, सिर्फ एक खिलाड़ी जो है वो फील्डिंग करने जाने वाला है, तो फील्डिंग को क्या करना है, आपको लेग्स को जो है वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, आपको जो है शोल्डर को, क्योंकि थ्रोइंग में काम आने वाला है तो उसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जनरल वार्मिंग अप तो खैर हर एक गेम में ज़रूरी होगा, लेकिन नेचर ऑफ द वर्कआउट या नेचर ऑफ या फोकस जो आप ट्रेनिंग सेशन के दौरान जिस पे करने वाले हो, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम ड्रैग फ्लिकिंग करने जाने वाले हैं तो ड्रैग फ्लिकिंग के दौरान जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको हम अपने वार्मिंग अप सेशन में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट पटिंग करने वाले हैं, शॉर्ट को फेंकने वाले हैं, तो डिगिंग हम करें छोटे और कम साइज के, छोटे साइज के, और साथ ही साथ जिनका वेट थोड़ा लेसर हो उनके साथ अगर आप वार्मिंग अप करो तो वो भी एक अच्छा एडवांटेज आपको दे सकता है। इसके अलावा इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे हमने कहा कि जैसे मैं अभी बात कर ही रहा था कि शॉर्ट पट की, जहाँ पे इक्विपमेंट भी कई बार रिलेटेड वार्मिंग अप भी, इक्विपमेंट रिलेटेड वार्मिंग अप भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हॉकी स्टिक के साथ अपने स्विंग्स को करो, अगर आप हिटिंग करने वाले हैं तो स्विंगिंग मूवमेंट अगर आप करोगे तो उससे बेहतर हो सकता है। शॉर्ट पटिंग में हम कह रहे हैं कि हमें फेंकना है, हमें जिस मूवमेंट को करना है, अगर हम डिस्कस में जैसे हम कहते हैं कि सर्कुलेटरी पाथ हमें बनाना होता है, टॉर्क का यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे जो रोटेशनल फोर्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम लेसर वेट के शॉट के साथ अगर हम करेंगे तो वो हमारे लिए हो सकता है ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टीड ऑफ कि अगर हम नॉर्मली जॉगिंग, और शॉर्ट पटर को अगर आप नॉर्मली जॉगिंग कराओगे और सिर्फ स्प्रिंटिंग कराओगे तो वो एक तरह से उसके लिए अननेसेसरी होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी एफर्ट से बचना है, और साथ ही साथ जो इफेक्टिव एक तरह का जो वार्मिंग अप सेशन है उसको भी इफेक्टिव बनाने की कोशिश करनी है, जो क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो एथलीट वहाँ स्पेंड करना चाहिए, जिस वजह से जिसका इफेक्ट आपको ट्रेनिंग सेशन या कंपटीशन में दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा वेदर कंडीशंस भी बहुत बार होती हैं कि वेदर कंडीशंस अगर आपको सूट नहीं कर रही, जैसे मैंने कहा कि पैसिव वार्मिंग अप में कई बार एनवायरनमेंट या क्लाइम या वेदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो आपको कई बार इन्फ्लुएंस करता है। बहुत ज़्यादा ऐसी आप जगह गए कि जहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी 40+ है, 35+ है, जहाँ पे कि ऑलरेडी टेम्परेचर हमारा जो है वो कोर टेम्परेचर ऑलरेडी इंड्यूस है, तो उसको जब जो है इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको टेम्परेचर रेजिंग वाला जो प्रोटोकॉल है उसको छोड़ के दूसरे जो चीज़ें हैं, जैसे हम कह रहे थे मोबिलाइजिंग कह रहे थे, एक्टिवेशन कह रहे थे, उन चीज़ों की ज़रूरत है, स्पेसिफिक मूवमेंट करने की ज़रूरत है, बट वी डोंट हैव टू गो फॉर द टेम्परेचर रेजिंग दैट टाइम। क्योंकि अगर हम उस समय टेम्परेचर रेजिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर जाएंगे और ऑलरेडी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 40+, या ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 40+ है, तो उससे हीट इलनेस होने की बहुत बड़ी आशंकाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी आपको एनवायरनमेंट को भी, वेदर कंडीशन को भी एक बड़े फैक्टर के रूप में लेना है, जो कि आपको वार्मिंग अप सेशन के दौरान जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिज़ाइन करने में बहुत मदद मिलने वाली है। Last one we have as a factor that is specificity of according to their roles. Like we are saying that we have different role in a team. हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक फुटबॉल के गेम में, हॉकी के गेम में फॉरवर्ड लाइन अलग है, हाफ लाइन अलग है, या हम बास्केटबॉल में देखते हैं कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो सिर्फ कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ जो हैं जिनका काम बास्केट करना है, या जो हम कहते हैं कि पॉइंट्स अर्जित करना है, 3 पॉइंट करना है, 3 पॉइंटर करना है, 2 पॉइंटर करना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यू नीड टू डू सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर nature of the game, according to their role of the their role basically, which they will execute in their with their teammates, और जो भी हम associated movements की बात करते हैं जो कि हम गेम में करने वाले हैं उनके स्पेसिफिक रोल के साथ। तो रोल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपका जो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्प्रिंट करने की ज़रूरत सिर्फ फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर को है या डिफेंडर को भी है। आज अगर हम कह रहे हैं कि डिफेंडर, आज हॉकी के अंदर हम कहते हैं कि डिफेंडर, टोटल हॉकी की बात करते हैं जहाँ पे कि सभी को आगे जाना है, सभी को पीछे आना है, बट फिर भी हम पोजिशनल प्ले को यहाँ पे भी फिर भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लेवल में भी इवन। और अगर हम बेसिक लेवल भी पोजिशनल प्ले खेली जाती है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर रोल वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर सेशन, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग द वार्मिंग अप। तो यहाँ पे रोल के हिसाब से आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, उनकी एक्सरसाइजेस को, ये भी आपको ध्यान रखना है।
टेम्परेचर जब भी आप रेज करते हो, जैसे मैंने कहा कि जब आप वार्मिंग अप सेशन का पहला रैम्प प्रोटोकॉल का पहला रेजिंग जो एक पार्ट है उसको अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर जब भी रेज होगा उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट्स जो है वो हमेशा हमेशा हमेशा, जैसे हम एक अगर मैं इस एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द डेली मैकेनिज्म ऑफ आर बॉडी, कि हम सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहला जो हमारा जो नेचुरल मूवमेंट होता है वो होता है अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेने का मतलब कि वी आर स्ट्रेच विद आर होल बॉडी, हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। तो नेचुरल मैकेनिज्म भी, नेचर ने भी हमें इस तरह का मैकेनिज्म दिया है कि स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही चीज़ें सुबह जल्दी उठ के जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, वही हमारे पूरे दिन के जो है काम को एक तरह से वार्मिंग अप का काम हम वहाँ कर लेते हैं, और पूरे दिन भर दैनिक जीवन में जितने भी काम हम करने वाले हैं उसके लिए हमें जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह की चीज़ है कि वार्मिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम विदाउट वार्मिंग अप जाएंगे, एक स्टडी में मैंने पढ़ा कि 70% ऑफ एथलीट्स रिपोर्टेड विद कार्डियोस्टेमिया। कार्डियोस्टेमिया जहाँ पे कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो विड्थ है, या हम कहें कि उसका जो साइज है वो कम होने लगता है, और हार्ट में जो आपका फ्रेश ब्लड है वो है कम जाने लगता है, और प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाती। तो जो विदाउट वार्मिंग अप जो एथलीट्स कर रहे थे, एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि 70% ऑफ एथलीट्स जो है रिपोर्ट किए गए कार्डियोस्टेमिया से। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि क्योंकि हम जब हम कह रहे हैं कि डिक्रीज विस्कस रेजिस्टेंस होती है जॉइंट्स और मसल्स की, अगर आप वार्मिंग अप के बिना वहां जाओ, तो उस डिक्रीजेज विस्कस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए वार्मिंग अप में टेम्परेचर रेजिंग बहुत जरूरत होती है, जिससे कि आप अपने विस्कस रेजिस्टेंस में को जो है उसमें इजाफा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। रेट ऑफ फोर्स यू कैन डेवलप, एंड जो फोर्सफुल बेसिकली हमारा फोर्सफुली एफर्ट हम करने वाले हैं उनको भी डेवलप करने के लिए बड़ा मददगार होता है टेम्परेचर को रेज करना। इसके अलावा हम एक्टिन और मायोसिन हम पढ़ते हैं कि दीज आर द प्रोटीन फिलामेंट्स जो कि साथ में काम करके कॉन्ट्रैक्शन को करवाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए मायोसिन को भी इंक्रीज करने का, जिससे कि एटीपी जो है वो आराम से आपको मिले, जो एनर्जी आपको लेनी है वो भी एनर्जी आप प्रॉपरली एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपको रिलीज करते जाए। ऑक्सीजन की जो रिलीजिंग है वो भी बेहतर होती है अगर आपका टेम्परेचर जो है वो रेज होता है। बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा, मसल्स जो है वो प्रॉपर, जिस मसल्स में आप काम करने वाले हो उन मसल में प्रॉपर O2 की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है। साथ ही साथ जो एटीपी जो हमें इमरजेंसी एनर्जी के रूप में जो चाहिए होती है उसको भी रिलीज करने में जो है वो फायदेमंद होता है। उसके अलावा अगर आप डिक्रीज, अगर हमारा विदाउट हम उसके जाएंगे, अगर हम बिना वार्मिंग अप के खेलने के लिए गए और हम कुछ ऐसे स्ट्रेनियस मूवमेंट हमने कर लिए, तो इट कैन स्लो डाउन योर केमिकल रिएक्शन। क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, केमिकल रिएक्शंस कम होंगे, तो उससे हमें इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं, या दूसरे तरह के कार्डियो स्टेमिया जैसे दूसरे डिजीजेस भी हमें उससे भी हम ग्रसित हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इट कैन डिले द क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑल्सो। क्रॉस ब्रिज साइकिल मतलब वही जो हम एक्टिव और मायोसिन की जो एसोसिएटेड मूवमेंट और जो उनका कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे कि हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के रूप में काम करे प्रॉपरली, टेम्परेचर रेजिंग होगी, तो वो बेसिकली जिसको हम विस्कस रेजिस्टेंस कह रहे हैं, जंग के रूप में हम जो कह रहे हैं, वो कम होता जाएगा और स्मूथली जो है वो मूवमेंट आपके हो पाएंगे। आप सोचिए कि 100 मीटर की स्प्रिंट अगर कोई करता है और अगर 12 सेकंड 14 सेकंड भी उसमें लेता है, सिर्फ 14 सेकंड के में compete करने के लिए भी एथलीट को वार्मिंग अप करने की जरूरत है। उसको ये सारे रैम प्रोटोकॉल करने के को फॉलो करने की जरूरत है। लाइक उसको भी जरूरत पड़ेगी, ही नीड टू रेज हिज टेम्परेचर, हिज बॉडी टेम्परेचर, ही नीड टू एक्टिवेट हिज जॉइंट्स एंड मसल्स, उसको मोबिलाइज करने की जरूरत पड़ेगी की वर्किंग मसल्स को। उसके साथ साथ जो हम पोटेंशिएट की बात करते हैं, 100 मीटर स्प्रिंटर के लिए भी पोटेंशिएट करने की बहुत जरूरत होगी, पोटेंशियल बिल्डअप करने की बहुत जरूरत होगी। तो 15 सेकंड की एक्टिविटी के लिए भी आपको वार्मिंग अप प्रॉपर तरीके से करना होगा। मैंने आमतौर पे वॉलीबॉलर्स और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स को देखा है जो कि सोचते हैं कि वॉलीबॉल में तो सिर्फ हाथों का काम है, सिर्फ कंधे का काम है, सिर्फ अपर बॉडी का काम है। लेकिन आप ये समझिए, जब वो जंप करता है, लैंड करता है, और जंप करके लैंड करते हुए मैंने बहुत सारे एथलीट्स को इंजर्ड होते हुए देखा है। तो ये एक बड़ी अज्ञानता हमारे बीच होती है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम वार्मिंग अप को सही तरीके से नहीं करते, और
ये पूरे साइंटिफिक रीजंस को समझते हुए भी हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम वार्मिंग अप कर लेंगे, थोड़ा सा सर जो रोटेशनल एक्सरसाइजेज हैं कंधे की वो कर लेंगे और उससे हम पूरे तरह से मैच में खेलने के लिए प्रिपेयर हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रिपेयर बॉडी होल। आपको एज अ होल उसको समझने की ज़रूरत है कि पूरी तरह से जब तक आपकी बॉडी, पेरिफेरल टिश्यूज़ को भी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो मेन जो स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो आप करने वाले हो उनको तो आपको, टारगेटेड मसल्स को तो आपको वार्मिंग अप करने की जरूरत पड़ेगी ही। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा कोल्ड एक्सपोजर्स हमेशा रिड्यूस करता है नर्व को। जैसे हमने कहा वार्मिंग अप से ये भी एक फायदा है कि बेसिकली यहाँ पे हम इंड्यूस कर रहे हैं टेम्परेचर को, जिससे हमारा जो है इंड्यूस कर रहे हैं टेम्परेचर को। उसके अलावा जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में हम जैसे हम कहते हैं कि गोल्जी टेंडन में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करने की भी ज़रूरत होती है। वो सोए हुए हैं, जब हमारा टेम्परेचर रेज होता है, जब हम एक्टिवेट करते हैं मसल्स को, जब हम वर्क करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर से जाग जाते हैं और उनको जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही जो नर्व्स के थ्रू आपको जो है प्रॉपरली मूवमेंट को पूरा करने में मददगार होंगे। क्योंकि जब तक आपका साइकोलॉजिकल नर्वस सिस्टम जब तक आपको ऑर्डर नहीं देगा, जब हम कहते हैं कि एफरेंट नर्व के थ्रू हमारे पास जब तक वो मैसेज नहीं लेके आएगा और हमारी मोटर नर्व्स जब तक काम नहीं करने में एबल हो पाएंगी, यू कैन नॉट डू एनी थिंग इन योर ट्रेनिंग सेशन। वो इफेक्टिवली आप नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान देना है कि यू हैव टू गो विद योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो ड्यूरिंग योर वार्मिंग अप, कि आप जब उन सारे रिसेप्टर्स को जगा दोगे तब जाके आपका मूवमेंट या आपकी जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन जो आप करने वाले हो, या चाहे वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन ही क्यों ना हो, उन सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। नर्वस सिस्टम जब मैनेज करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम उसके साथ काम कर रहा होगा और ऑलरेडी वार्मिंग अप के थ्रू वो है, वो पूरी तरह से एक सुचारू रूप से क्रम में आ गया होगा। तो यू हैव टू फॉलो दीज सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द वार्मिंग अप प्रोटोकॉल, जिसको मैं रैम्प के बारे में जो मैं बात कर रहा था। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रैम्प फॉर रेजिंग, आर फॉर रेजिंग, ए फॉर एक्टिवेशन, एम फॉर मोबिलाइजिंग एंड पी फॉर पोटेंशियल बिल्डिंग, और यू कैन से पोटेंशिएट। तो ये चारों चीजें और एक एम मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूँ, बिकॉज मेंटल फोकस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग योर मैच सेशन, और यू कैन से योर मेन इवेंट जब आप करने जा रहे हो। तो मेंटल फोकस के रूप में भी वार्मिंग अप आपको उसमें जोड़ने की ज़रूरत है। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। चाहे हम मसल फोर्स को बढ़ाने की बात करते हैं, हमारा अगर वार्मिंग अप अच्छा है, मसल फोर्स हमें अच्छा मिलता है। एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिवेशन बेहतर होगा तो हमारी मसल्स जो है वो प्रॉपरली, हम हमारा ब्रेन जो ऑर्डर देगा उस तरह से हम काम कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि सरफेस को अगर आप ध्यान में रखोगे, तो जो जर्की मूवमेंट जो सरफेस से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके जॉइंट्स में, उन सब चीज़ों के लिए भी आपके जॉइंट्स रेडी रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कई बार अच्छी होती है। विंटर गेम्स कई होते हैं, जैसे विंटर स्पोर्ट्स की हम डाउन हिल स्कीइंग की बात करते हैं, तो डाउन हिल स्कीइंग में बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत बहुत होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि विंटर गेम्स हमेशा जो है एनवायरनमेंट जो है वो कोल्ड होगा, वहाँ पे आपको पैसिव वार्मिंग अप की बहुत ज़रूरत होती है। तो पैसिव वार्मिंग अप विद सम एक्टिव एक्सरसाइजेज और एक्टिव स्ट्रेचिंग, डायनेमिक सॉरी स्टैटिक स्ट्रेचिंग जब आप करोगे, तो वहाँ पे जो है विंटर स्पोर्ट्स में भी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो रिजॉल्व हो सकती हैं। इंक्रीज एक्सटेंसिबिलिटी इन टेंडन्स, और यू कैन से द पेरिफेरल टिश्यूज, जो एक्सटेंसिबिलिटी है, जो उनका फैलाव है, वो जब बेहतर तरीके से होता है, जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन जब बढ़ता है, तो वो आपको हमेशा इफेक्टिवली आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये वार्मिंग अप के बेनिफिट्स आप कुछ समझ सकते हो। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जब भी आप डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इट विल बी गुड फॉर शॉर्ट एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज़। हम शॉर्ट एक्सप्लोजिव एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जब, देन यू हैव टू गो फॉर डायनेमिक स्ट्रेचिंग। और जैसे मैंने कहा कि मैच से पहले यू हैव इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो इनफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन में यू कैन यूज़ द पैसिव स्ट्रेचिंग, मीन्स स्टैटिक स्ट्रेचिंग विद सपोर्ट आप कर सकते हो, जो कि आपको धीरे धीरे प्रिपेयर करने की के लिए जो है आपको उसके मैक्सिमम एडवांटेजेस आपको मैच के दौरान मिल सकते हैं। रिएक्शन टाइम आपका बेहतर हो सकता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन स्पीड आपकी बेहतर हो जाती है वार्मिंग अप, ब्लड फ्लो जो है वो मसल्स के पास ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। वार्मिंग अप करने के दौरान जब आप वार्मिंग अप कर रहे हो उस समय
बेसिकली जो आपकी वर्किंग मसल्स है, लाइक अगर हम कहें कि ग्लूट्स की बात करें, जैसे मैं देखता हूँ कि हॉकी में हम सोचते हैं कि हम सिर्फ बैक की मसल्स को थोड़ा सा कर लें, फोर आर्म्स की मसल्स को कर लें, शोल्डर मसल्स को कर लें, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा जो बेस हमें दे रहा है वो कंसोलिडेट करने की भी ज़रूरत है। तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए हमें नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, इनको भी बेहतर तरीके से, और जो सपोर्टेड मसल्स हैं बेसिकली, जैसे हम क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूट्स की बात करते हैं, तो इनको भी बेहतर तरीके से डेवलप करने की और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग योर वार्मिंग अप, जिससे कि आप पूरी तरह से अपने जो टास्क जो आपको ट्रेनिंग सेशन में मिलने वाला है, और या फिर आप कहो कि मैच के दौरान जो आप पूरे मूवमेंट करने वाले हो, उनको आप इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी ढंग से आप पूरा कर पाओ। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको बेसिकली वार्मिंग अप करने के बाद मिलते हैं। सो इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं कम टाइम था, बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली इनके ऊपर फैक्टफुल फाइंडिंग्स में नहीं दे पाया। आई नो वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, 1 आवर बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद मैंने थोड़ा सा इसको, जो प्रेजेंट प्रैक्टिसेस हैं या हम कहें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आमतौर पे मिथ समझ के करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की। होप कि आप ग्रास रूट लेवल से, अगर आप पीईटीज हैं, आप कोचेज हैं, या आप एक एथलीट भी हैं, तो आप वार्मिंग अप के इम्पोर्टेंस को समझिए। रिक्वेस्ट इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, और यू कैन से द वाइटल रोल प्ले करता है आपके ट्रेनिंग सेशन से पहले। तो ये ट्रेनिंग सेशन को तो आप डिज़ाइन करते ही हो अपने ब्लूप्रिंट में। यू नीड टू ड्रॉ योर, यू नीड टू मैनेज योर वार्मिंग अप सेशन एज वेल।